गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपका होस्ट अमित वर्मा आज आपके सामने पेश हूँ लेकर 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आई होप वीडियो को आप पूरा देखेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये मैंने 9th क्लास के एनसीईआरटी से ली गई है। ये सिर्फ ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप 9th क्लास पढ़ कर आए हैं। तो एलिमेंट्स के नाम 1 to 20 along with their atomic number 1 to 20, नेम ऑफ एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी कैसे क्रिएट होती है, वो इसके बारे में थोड़ी डिटेल है, आपको ये याद होनी चाहिए। जिस बच्चे ने नहीं याद किए या जिसको ज़रूरत नहीं हुई तो आप अभी याद कर लीजिए, क्योंकि 10th क्लास में आपको बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस। वीडियो को पॉज करके इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आगे मत बढ़िएगा। ओके, ये भी 9th क्लास की एक स्लाइड है जिसमें कुछ सिंपल और पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको आगे समझना आसान होगा कि क्यों ये पॉलीएटॉमिक हैं, कोई क्यों सिंपल एटॉमिक आयंस हैं। ओके, थोड़ा से देख लीजिएगा एक बार। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। आवर चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हिंदी में जिसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कहते हैं। कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये हम चीज इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर आप गर्मियों में दूध को फ्रिज के अंदर ना रखें और उसे बाहर छोड़ दें और उसे गर्म भी ना करें तो आप देखेंगे दूध फट जाएगा, या फिर हम कहेंगे दूध का दही बन जाएगा, या फिर दूध खट्टा हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ एंजाइम्स थे मिल्क के अंदर जिसकी वजह से दूध फट गया, जिन्होंने रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया और उन्हें एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से दूध जो है फट जाता है। ओके, तो यानी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से दूध फट गया। नेक्स्ट इज ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि अंगूर को आप सड़ा रहे हैं। किस लिए सड़ा रहे हैं? ताकि उनकी वाइन क्रिएट हो सके। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस के अंडर आता है। फूड इज कुक्ड, कच्चा खाना था, उसको आपने पकाया है, तब आप उसको खा रहे हैं। पकाने के लिए जो भी प्रोसेस किया आपने, उसको हीट दी, वो सब किस में आएगा? केमिकल रिएक्शन में। फिर रेस्पिरेशन, हमने सांस ली, उसमें ऑक्सीजन ने हमारे ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होके कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करी है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। फिर उसके बाद डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो भी आपने खाना खाया है वो कुछ घंटों में डाइजेस्ट हो जाता है ड्यू टू सम एंजाइम्स। तो वो एंजाइम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर इज नोन एज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का एक सबसे दूसरे में बदल जाना केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहलाता है। आप इमेजेस में देख रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, मिल्क जो है कर्ड में बदल जा रहा है, खाना पक रहा है, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो रहा है। ये सभी केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल रिएक्शन है जो कि अपने आप हो जाती हैं। खाना तो आप पकाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, यही केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर या हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट्स होंगे या किस तरह से हमें पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। यानी आपको अगर कोई चीज़ हो रही है, कुछ बदलाव हुए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। हम हर बदलाव को केमिकल रिएक्शन का नाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कौन कौन से बदलाव हैं, क्या है उसकी पहचान कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज इन स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट में बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड। चेंज इन कलर, होली का रंग है, आप हरा रंग डालते हैं लेकिन वो पिंक निकलता है, यानी कोई कलर चेंज हो गया, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। चेंज इन टेम्परेचर, सफ़ेदी लेके आए, उसको पानी में डाला, वो अपने आप उबलना शुरू हो गए, यानी टेम्परेचर बदल गया केमिकल मिलने से किसी दो चीज़ के। तो चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा है वो भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है।
इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं कोई गैस निकल रही है, गैस रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन के होने से, किसी चीज़ को मिलाने से, तो आप कहेंगे वो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट एक्चुअली कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं। ये 10th क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो टेस्ट ट्यूब में पे अगर आप करेंगे तो कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट होते हैं जिन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइट, अगर लाइट निकल रही है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ साउंड, या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसा कि क्रैकर्स में होता है जिसमें लाइट भी और साउंड भी दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो यानी कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तभी ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। जैसा कि आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी आइस की फॉर्म में बदल गया। यहाँ पे क्रैकर्स है जिसमें लाइट भी और साउंड भी दोनों प्रोड्यूस होंगे, प्लस कुछ धुआं निकलेगा, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस की फॉर्म में होगा। फूड कुक हुआ, फूड कुक होने के बाद इसके अंदर इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, इसके बारे में भी हम समझेंगे, और फ्रेग्रेंस जो आएगी वो इवोल्यूशन ऑफ गैस की फॉर्म में होगी। यहाँ पे आप एक टेस्ट ट्यूब देख पा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास कुछ आयोडीन का सॉल्यूशन हमने डाला जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो ये इसीलिए इसे हमने प्रेसिपिटेट कहा गया। नाउ केमिकल इक्वेशंस, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। वो एक तरीका जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें, यानी कोई भी रिएक्शन, यानी A+B अगर बन रहा है, उससे दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं C और D, तो हम अगर उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी किसी भी एलिमेंट को पूरा ना लिखने की जगह अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ये बीच में जो एरो है रिप्रेजेंट करता है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इक्वलाइजेशन, यानी कि ये दोनों A+B मिले और इन्होंने C+D बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा चेंज है, और ये A+B जो है इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारे पास C+D बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमारे पास क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इसे इमेज से समझते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी की, इसमें एक टोंग से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है जिसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो बर्न कर रहा है तो यहाँ से कुछ पार्टिकल व्हाइट कलर का गिर रहा है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का मतलब है कि मैग्नीशियम को आप जला रहे हैं, यानी बर्न कर रहे हैं, और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, कि मैग्नीशियम रिबन को हमें रगड़ना क्यों पड़ता है बर्निंग करने से पहले। अब यहाँ पे वो जला रहा है लेकिन उसको पहले उसे रब करना पड़ा। रब करने का रीजन ये था, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेती है। जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेगी ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा जो कि एक व्हाइट कलर की लेयर जम जाएगी। तो सैंड पेपर लेके सबसे पहले उसे रिमूव करना होता है और उसके बाद उसको जलाना होता है, फिर जलने के बाद भी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। तो बच्चा पार्टी इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी आगे शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास दो टाइप्स की होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो, दोनों तरफ इक्वल हो, और अनबैलेंस्ड जब दोनों साइड में अनइक्वल हो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी अगर अनइक्वल होता है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट्स सी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे आप, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स यू जिंक SO4 प्लस H2। तो यहाँ पे जो आपके पास सामने ये जिंक, दिस इज योर जिंक एंड H2SO4 इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, दिस विल गिव्स यू जिंक सल्फेट। और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब हम इसको देखते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं। देखिए सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला याद रखना हमें, सबसे पहले हम हमेशा मेटल को करेंगे,
फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। यहाँ पे आप मेटल देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिंक मेटल है। आप लेफ्ट साइड पे देखिए यानी रिएक्टेंट साइड पे, तो यहाँ पे जिंक 1 है। प्रोडक्ट साइड पे देखिए जिंक 1 है। कैसे 1 है ये समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, इस साइड में यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है। जो भी लिखेंगे आप आगे करेंगे। यहाँ पे ये जो स्पेस दिया हुआ है आप इसमें ही इसको जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो यहाँ पे, और जो भी मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो वो 2 इस जिंक के लिए भी होगा, और ये इस सल्फर के लिए भी होगा, और ये इस ऑक्सीजन के लिए भी होगा। ओके, और यहाँ पे ये जो टर्म है और ये है, ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा 8, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 8 हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, सो समझते हैं यहाँ पे जिंक जो है यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट जिंक रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी जिंक 1 ही है। देखिए यहाँ पे जिंक 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब हम देखते हैं सल्फर को। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे ये रहा, यहाँ पे 1 है, तो रिएक्टेंट साइड पे सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फर 1। ऑक्सीजन देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना 4, और यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत आपको, ये हो जाएगा 4। इस साइड पे देखिए आप 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे और कहीं ऑक्सीजन नहीं है, और ये 4 यहाँ से आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4। लेट्स चेक इट आउट विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन साइड पे देखें आप, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 2 1 जा 2, दिस बिकम्स 2। रिएक्टेंट साइड पे हो गया। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 2 × 1 बिकम्स 2। अब देखिए सारे वैल्यू मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब इट इज बैलेंस्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। मेटल यहाँ पे मैग्नीशियम है, दिस इज मेटल मैग्नीशियम, यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी, तो रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम की वैल्यू 1 है। लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड हियर। नाउ मूव ऑन टू द नॉन मेटल, कोई है नहीं, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 × 1 बिकम्स 2, तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 2 वैल्यू हो गई, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 × 1 बिकम्स 1, तो ये आपके पास अनबैलेंस्ड है, इसको आपको बैलेंस करना है। ओके, तो सबसे पहले मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रोडक्ट साइड पे वैल्यू 1 है, तो मैं अगर जो भी कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ, ये आपका 2 हो गया। तो अब प्रोडक्ट साइड पे आपका 1 × 2 बिकम्स 2, दोनों तरफ बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब अगर हम किस पे जाएंगे, मेटल पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मेटल, मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन मैग्नीशियम की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैं जो भी कर सकता हूँ यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो दिस विल बिकम्स, ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी हो गया, और तो हमें इसको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 2 × 2, दिस इज बैलेंस्ड नाउ। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाइस यहाँ पे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं, Fe + H2O, यानी आयरन को जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा दी तो Fe3O4 + H2O आपके पास रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपके पास रिलीज हो जाएगी। अब चलिए चेक करते हैं। Fe रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे 3, हाइड्रोजन here is 2 and here is 2, रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 1 और प्रोडक्ट साइड पे 4। ओके, हमारा सबसे पहले किसे काम करना है, आयरन को। मैंने आपको बताया क्या है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मेटल देखेंगे, मेटल इज आयरन।
तो यहाँ पे 1 है तो मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अगर 1 × 3 तो दिस विल बिकम 3Fe। ओके, अब किसका टर्न है? नॉन मेटल कोई है नहीं, ऑक्सीजन का टर्न है। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे है हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास 4। तो अगर मैं इसको 4 कर दूँ, ऑक्सीजन मेरे पास 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया मेरे पास 4। लेकिन इसकी वजह से इस साइड पे हाइड्रोजन भी बढ़ गया, 2 4 जा 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, और मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 4 जा 8। बैलेंस्ड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल क्या है? सोडियम। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। चलिए, रिएक्टेंट साइड पे सोडियम 1, प्रोडक्ट साइड पे सोडियम 1। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 1 और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 1। रिएक्टेंट साइड पे 2 और प्रोडक्ट साइड पे 1 + 2 यानी 3। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस वाले को अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को 2 कर दूँ तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगी, लेकिन 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2 सोडियम भी हो गया। ओके, नो इशू। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो मैं इसको अब यहाँ पे 2 कर देता हूँ। 2 2 जा 4 एंड 2 और 2 4। लेकिन अब वापस किस पे आएंगे? सबसे पहले मेटल पे। मेटल क्या है? सोडियम। सोडियम यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे भी मेरे को 2Na कर देना है। सोडियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कर लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो इट्स स्टोरी टाइम दोस्तों, जिसका आपको कब से बेसब्री से इंतज़ार था। चलिए शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था, वो हर रोज़ कम से कम 10 पेड़ काटता था और हर पेड़ काटने के उसे 50 रुपये मिलते थे। और अपने इलाके में वो सबसे ज़्यादा पेड़ काटता था, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। फिर एक दिन उसके मालिक के यहाँ एक और आदमी आया और बोला, आप मुझे भी पेड़ काटने का काम दे दीजिए। मालिक ने कहा, ठीक है, पर हर पेड़ काटने के सिर्फ 50 रुपये ही मिलेंगे। वह आदमी बोला, पर मुझे पेड़ काटना नहीं आता है। मालिक ने उसे लकड़हारे के पास भेज दिया और बोला, उस आदमी से मिलो, वह तुम्हें काम भी सिखा देगा। लकड़हारे ने उसे एक कुल्हाड़ी दी और पेड़ काटने की सारी कलाएं भी सिखा दी। धीरे धीरे वो नया आदमी काफ़ी मेहनत करने लगा और कुछ ही महीनों में 10 पेड़ एक दिन में काटने लगा। फिर एक दिन लकड़हारे को पता चला कि वो नया आदमी जिसे उसने सिखाया था उससे भी अधिक पेड़ काट रहा है और पैसे भी अधिक कमा रहा है। ये पता चलते ही लकड़हारा और ज़्यादा मेहनत करने लगा, पर वो फिर भी 10 पेड़ ही से ज़्यादा काट ही नहीं पा रहा था। अब वो काफ़ी परेशान हो चला था। इस परेशानी के चलते अब वो अपने मालिक के पास गया और मदद मांगी। मालिक ने उसे उस नए आदमी से मिलने को कहा। लकड़हारा अनमने मन से गया और उससे पेड़ों को काटने की संख्या बढ़ाने के बारे में पूछा। उस नए आदमी ने कहा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को आखिरी बार कब धार लगाई थी? लकड़हारे ने कहा, महीनों पहले। तब उस नए आदमी ने उसे समझाया, मैं हर पेड़ काटने के बाद कुछ देर रुकता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ, जिससे मुझे पेड़ काटने में कम समय लगता है और मैं ज़्यादा कमा पाता हूँ। शिक्षा। अगर आप भी अपने ज्ञान को समय समय पर नहीं बढ़ाओगे तो आपका ज्ञान और कमाई हमेशा सीमित ही रहेगी। बच्चा पार्टी, अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, हर कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है। अगर आप लोग भी ढंग से पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, समझोगे, तो आपको भी हमेशा ज्ञान की और कमाई की
कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।